अगर बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में तो ऐसा लगता है कि शायद अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करी जाए तो वो बोलेंगे कि स्कूल हटा दो, इनकी जगह भी मंदिर ही बना दो। एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलीजन। आप अपनी चार दीवारी के अंदर चाहे अल्लाह को पूजो, चाहे राम को पूजो, आपकी मर्जी है। धर्म पूरी तरह से आपका निजी मामला है। 2 साल गवर्नमेंट स्कूल्स में एनजीओ की तरफ से मैंने काम किया है, लेकिन कुछ टीचर्स आते हैं जो सिर्फ लंच करने के लिए आ रहे हैं, या फिर सर्दियों में मैंने देखा कि आराम से कुर्सी पे बैठ के धूप सेक रहे हैं और बच्चे मतलब पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे? आपको पता है इलेक्शंस की ड्यूटीज़ में गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। बिल्कुल। कोई जनगणना वाला काम हो, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। ओके, तो उनके पास दे हैव लोड्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैम, मैंने तो अपने मतलब जब तक काम किया अपने टेन्योर में देखा कि बच्चों को चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता। देखो, एक बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर की ही जिम्मेदारी है। हाँ, एक अच्छा टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो एक स्कूल जिम्मेदार है। एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके माँ बाप भी जिम्मेदार है, उसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार है, उसके लिए टीचर भी जिम्मेदार है। गरीब का बच्चा है तो वो फिर ऐसा ही रहेगा, आगे जाके वो भी यही काम करेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। अगर बच्चे का किसी भी लाइन में अपना इंटरेस्ट है, वो उसमें कंटिन्यूसली काम करे। आज के टाइम में तो यूट्यूब है, दे कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पहले पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे एनजीओज़ को लेकर, एनजीओज़ के रोल को लेकर हमारे एजुकेशन सेक्टर में और गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर। जिस पे चर्चा करने हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 8 साल एजुकेशन को दिए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में भी काम किया है, प्राइवेट स्कूल्स में भी काम किया है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, पहला सवाल आपसे ये कि आप एनजीओज़ के रोल को थोड़ा डिस्क्राइब कर सके कि हमारे समाज में एनजीओज़ का क्या रोल होता है। देखिए, इसको मैं एनजीओज़ के रोल को बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनजीओ होता क्या है। जी। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट से स्वतंत्र होता है और जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। हर एनजीओ का उद्देश्य अलग होता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, कोई फीमेल एम्पावरमेंट में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समाज की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो अगर इनके समाज में रोल की बात की जाए तो डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बताया कि समाज की तरक्की में योगदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार से बेशक स्वतंत्र हो लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी सरकार योजनाएं बनाती है, बजट लेकर आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियों की वजह से वो ग्राउंड लेवल पे इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। उसका इशू इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और बहुत सारी रीजंस हैं। तो वहाँ पे उस गैप को फिल करते हैं एनजीओज़। मैम, अगर बात करें एजुकेशन लाइन की तो एनजीओज़ एक की रोल प्ले करते हैं, इस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? एनजीओ गवर्नमेंट की सीमाओं को समझते हुए उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती, उसके पे वो चाहते हुए भी काम भी करना चाहे तो भी वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती। तो वहाँ पे वो एनजीओज़ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अगर स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वो पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवा पाती, तो वहाँ पे एनजीओज़ अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एक तरीके से, क्योंकि हम जी ही क्लाइमेट की वजह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता जितना एनजीओज़ देते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा मैम कि आप कह रहे हो एनजीओज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में की रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या हम इसको गवर्नमेंट के सिस्टम में लैक मान सकते हैं या फिर टीचर्स की कम अवेलेबिलिटी, या किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि गवर्नमेंट में कमी है इसलिए एनजीओज़ को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, या क्या कारण है जो एनजीओज़ इतना इंटरफेयर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में? इंटरफेयर नहीं बोलेंगे, दे आर डूइंग वर्क एथिकली। फर्स्ट, दे आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप ऐसे तो हम नहीं कह सकते, वो आप एक गलत वर्ड होगा कि हमारे देश में इतना डिफरेंसेस हैं। सरकार अगर चाहे भी तो वो तो भी उनको सारे बच्चों को सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। एक तरीके से हमारे वो कहते हैं ना कि घाट घाट पे बदले पानी और कदम कदम पे बदले वाणी। तो जब इतना बदलाव है एक देश में, हर कदम पे इतने आप एक नया रंग देखते हो, तो वहाँ गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती। चलिए मैम, गवर्नमेंट की कमियों पे भी आएंगे, लेकिन एक सवाल कि मान लीजिए एनजीओज़ ना होते, हमारी कंट्री में एनजीओज़ ना होते, तो क्या सिचुएशन होती है, क्या अलग होता जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से?
देखो, इसका मैं दोनों ही तरीके से रिप्लाई करूँगी। पहली चीज़, ना होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता। ऐसा तो है नहीं, किसी भी अगर एनजीओज नहीं होते तो कोई ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन होता जो सेम यही काम कर रहा होता और किसी दूसरे नाम से होता। लेकिन एनजीओज नहीं होते तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया, वो कभी समाज के सामने ही नहीं आ पाती, मतलब आप कहना और चाहते हो उनके कि सॉल्यूशंस भी नहीं निकल पाते। तो आपका कहने का मतलब है कि एनजीओ जो हैं वो एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, जहाँ बिटवीन द कमी है उनको गवर्नमेंट, पूरा यस करते हैं। यस, हाँ जी हाँ जी। मैम मैंने भी एनजीओ से ना, मैं एनजीओ का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 2 साल गवर्नमेंट स्कूल्स में एनजीओ की तरफ से मैम मैंने काम किया है। तो मैंने ये पाया है कि 10 में से 2 टीचर तो पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर्स आते हैं जो सिर्फ आने लंच करने के लिए आ रहे हैं, या फिर सर्दियों में मैंने देखा कि आराम से कुर्सी पर बैठ के धूप सेक रहे हैं और बच्चे मतलब पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे? देखो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो। ऐसा नहीं है जिस टाइम आप गए हो उस टाइम हो सकता है ऐसा हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज उनके पास बहुत वर्कलोड है। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर केवल पढ़ाते ही नहीं है, वो और भी अदर बहुत सारे काम करते हैं। जहाँ पे कोई काम करने वाला, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जहाँ कोई फिट नहीं हो रहा वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर को फिट कर दिया जाता है। आपको पता है इलेक्शंस की ड्यूटीज़ में गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, बिल्कुल मैम। कोई जनगणना वाला काम हो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। ओके, तो उनके पास दे हैव लोड्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक ये वाली चीज़ है कि उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम की जाए, मुझे जहाँ तक लगता है। मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे समझ में आया कि यार इनके पास तो बहुत अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरा, देखो ये चीज़ तो हर जगह होती है कि कोई एक इंसान बहुत जिम्मेदारी से काम करता है और एक नहीं कर रहा होता है, थोड़ा सुस्त होता है अपने काम को लेकर। तो यहाँ सिर्फ मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि कुछ लोग उसे जिम्मेदारी नहीं, नौकरी समझते हैं। ये ही मेरा एक कहना है। तो मैम मैंने तो अपने मतलब जब तक काम किया अपने टेन्योर में देखा कि बच्चों को चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता। तो ये इतना बड़ा फॉल्ट है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक लैक है, और इंग्लिश के बिना हमारी सोसाइटी में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, जिन बच्चों को यही नहीं पता कि बोलना कैसे है, ABCD भी बिल्कुल ऐसा है कि नहीं आती। इस बारे में आप किसकी कमी मानते हैं? देखो, एक बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर की ही जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एक अच्छा टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो एक स्कूल जिम्मेदार है। एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके माँ बाप भी जिम्मेदार है, उसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार है और उसके लिए टीचर भी जिम्मेदार है। और वो जिस तरह के सोसाइटी में आसपास रहता है वो जगह भी जिम्मेदार है, और वो किस तरह से चीज़ों को देखता है, ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए, कई बार पेरेंट्स भी बहुत अच्छी परवरिश दे रहे होते हैं फिर भी बच्चा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। कई बार वो बहुत अच्छी संगत में रह रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी संगत पकड़ लेता है कि वो इमीडिएटली नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो बच्चे का, देखो, बहुत डिफ़िकल्ट है ये कह पाना कि नहीं आता। उस चीज़ को हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और अगर हम हर बच्चे को स्टडी में ही अच्छा करेंगे तो फिर दूसरे प्रोफेशंस में काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे हमारे पास, ये वाली बात भी है ना। और प्राइवेट स्कूल्स में भी वो बच्चे होते हैं जिनके साथ बहुत एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते, जिनको लेसन के नेम भी नहीं पता होता। तो ये रेशो आपको हर जगह मिलेगा। मैम आपने बच्चों की बात करी कि उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो एक बच्चे का माइंडसेट बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। एक बच्चा जो गरीब घर से आ रहा है, जिसके घर में या तो कोई पेंटर है या लेबर है फादर उनके, और मम्मी भी शायद काम करने निकल ही रही हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो उसका माइंडसेट ऐसा ऑटोमेटिकली बन जाता है कि मैं एक गरीब घर से हूँ, और उसके अंदर एक हेजिटेशन डेवलप हो जाती है टीचर से बात करने के लिए भी। तो मैम आप कह रहे हो कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल से इस मामले में ज़्यादा फ्री है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्या होता है, सुबह बस ड्रॉप करेगी उसको स्कूल में, फिर या पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप वाली अपना बच्चे को अपना ड्रॉप करेंगे स्कूल में, और वो एक बहुत डिसिप्लिन में रहेगा, एक बंधन में रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो अपना फ्री, मतलब अपनी मस्ती में आ रहा है, घर से स्कूल से घर, वो इतनी अलग अलग चीज़ें देख रहा है, तो उसका एक्सपोजर इस मामले में मुझे लगता है कहीं ज़्यादा होता है। अब वो डिपेंड करता है वो चीज़ों को कैसे देखना चाहता है। मैंने कहा ना, एक बच्चे का अपना माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। मैम जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मैंने बताया कि पेरेंट्स तो अवेलेबल ही नहीं होते अपने बच्चों के लिए, तो इसका मतलब आप तो ये कहना चाहते हो कि गरीब का बच्चा है तो वो फिर ऐसा ही रहेगा, आगे जाके वो भी यही काम करेगा? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा।
अगर बच्चे का किसी भी लाइन में अपना इंटरेस्ट है, वो उसमें कंटिन्यूसली काम करे। आज के टाइम में तो यूट्यूब है, दे कैन वॉच, दे कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। नहीं सो मैम, ये बात मैंने इसलिए कही कि आपने कहा कि पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, पेरेंट्स की है, डेफिनेटली है। मैम जब अब वो अवेलेबल ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो इस समय टीचर्स को उन पे ज़्यादा ध्यान देना। पेरेंट्स कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, उसकी प्रॉपर्टी उसका बच्चा है, उसको उसके लिए टाइम चाहे निकाले हो, वो इतना तो कर ही सकता है ना कि मेरे बच्चे ने आज पूरा दिन में क्या किया। खाना बनाते बनाते मदर पूछ सकती है अपने बच्चे से कि चलो बेटा आज का बताओ, आज क्या किया, कैसे था, स्कूल में क्या हुआ, आपने होमवर्क किया या नहीं किया। इतना इतना भी अगर एक पेरेंट्स जिम्मेदारी हर दिन निभा लेना कि वो 15 मिनट भी अपने बच्चे से उसके पूरे दिन का जो रूटीन था वो पूछ ले, तो मुझे भी लगता है उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनालिटी में आता है। मैम आपने अच्छे से टीचर्स को डिफेंड किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अच्छे टीचर की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? एक अच्छा टीचर सिर्फ एक बच्चे को स्कोर तक ही सीमित नहीं रखता, वो उसे उसकी काबिलियत पर भरोसा करना भी सिखाता है, वो उसे सोचना सिखाता है। थिंकिंग एबिलिटी। हाँ, थिंकिंग एबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में सुसाइड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो अगर चैलेंज आ रहा है तो वो उस चैलेंज मतलब वो सोच नहीं पाते कि ठीक है दिस चैलेंज इज़ टेम्परेरी, मैं निकल जाऊंगा इससे। तो मुझे ये लगता है ना, ये टीचर्स को नहीं, ये चीज़ ना पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए। मैंने देखा है बहुत बच्चे स्टक हो जाते हैं कि थोड़ा सा जैसे मार्क्स कम आए वहाँ पे स्टक हो गए, मतलब वो डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो गया, या कोई फ्रेंड्स वगैरह ने इंसल्ट कर दिया, तो आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी फील होता है। जैसे हम ये कह देते, मैं इस चीज़ के पक्ष में ना बिल्कुल भी नहीं हूँ कि भाई बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, मुझे लगता है डांटना चाहिए। जैसे स्कूलों में आजकल मना कर देते हैं कि डांटना नहीं, पेरेंटिंग में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को सिर्फ प्यार से ही काउंसलिंग करो। बच्चे को ना इतना वो बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि हर चीज़ मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, और जब मुझे कहीं से इग्नोर किया जाएगा तो मुझे उससे डील करना आना चाहिए, या मेरे पक्ष में अगर कोई बात नहीं कर रहा तो मुझे उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से डील करना आना चाहिए। मतलब मैं जब भी कहीं भी बात होती है तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि मैं बच्चे को ना डांटने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बच्चे को डांटो, उसको समझाओ जहाँ गलत है। देखो हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें पाला, जैसे आप भी कह रहे थे एक दिन कि मुझे नहीं लगता उनकी पेरेंटिंग कुछ बुरी है, उन्होंने हमें डांटा भी। अगर कहीं उन्हें लगता कि हमें अरे साथ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, वो हुए भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, ठीक है। पर हाँ, उनको थोड़ा वो टीचर जो उसे सिर्फ डांटे ही ना, वो उसको भरोसा भी दिलाए कि अगर कहीं आप सही हो तो मैं उसके साथ हूँ। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा टीचर है जो बच्चे को सोचना सिखाता है, उसकी काबिलियत पे भरोसा करना सिखाता है, उसे डांटने के साथ साथ उसे ये इस भरोसे में रखे कि अगर मैं कहीं सही हूँ तो मेरा टीचर मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो ये एक अच्छा टीचर होता है। मैम मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ, और हमारी टीचर, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, तो हम ना शुरू से एवरेज स्टूडेंट रहे। एवरेज क्यों रहे कि हमने स्कूल में पॉलिटिक्स देख लिया था, प्रिंसिपल की बच्चे का ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना और क्रिकेट में सिलेक्शन लेके और ये सब, मतलब एक पॉलिटिक्स देख लिया था, तो हम एवरेज रहते थे। लेकिन एक टीचर ने हमारी टीचर क्या थी, वीक स्टूडेंट्स को टारगेट करती थी और उन पे इतने एफर्ट डालती थी। जैसे हमारी मैम ने समझाया कि बेशक कम पढ़ो लेकिन इंग्लिश सीख लो, और वो उन्होंने थप्पड़ मार मार के हमें इतना परफेक्ट बना दिया कि और हम उनको आज भगवान बराबर समझते हैं, क्योंकि जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को चैप्टर के नाम तक नहीं पता, शायद हो सकता है बाकी बच्चों को पता हो, लेकिन इतना ध्यान टीचर नहीं दे रहे हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत गलत है। नहीं, मैं अभी जैसे आप बोल रहे हो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि टीचर ने आपको मार के सिखाया, लेकिन हर टीचर को ना मारने की लिमिट भी नहीं पता होती। ये जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए कि भाई मारना नहीं है, वो इसलिए नहीं, या डांटना नहीं है। मैं डांटने के पक्ष में हूँ, लेकिन वो डांटने की लिमिट एक टीचर को पता होना चाहिए। मैं भी डांटती हूँ, मैं भी कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे को के साथ और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, तो वो भी होती हूँ। लेकिन वो टीचर को जब लिमिट, कुछ टीचर्स को लिमिट नहीं पता होता, तो इस वजह से वो ये सब नियम बनाए गए जो बच्चों के लिए हित में होते हैं। और जो आपके टीचर्स ने, आप कहते हो पीट के मारा, तो मुझे लगता है उन्होंने सिखाया, इतना नहीं पीटा होगा कि आप अपना मतलब बेहोश ही हो जाओ। हाँ, तो वो थप्पड़ तक ही, तो वो इसलिए, वो तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा टीचर ये भी जानता है कि कहाँ उसको डांटना है और कहाँ उसे बच्चे को अपने भरोसे में लेना है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन जो है वो जैसी हो सकती थी, या बहुत इजीली जितनी बेहतर हो सकती है, जिसमें शायद गवर्नमेंट उतना एफर्ट्स नहीं डाल रही है, वो हो सकती है। तो एक ही सवाल मेरा आपसे है कि क्या सब कुछ बदलेगा और वो कितना समय ले जाएगा? देखो, बदलाव तो आएगा, हर चीज़ बदलती है,
हर परिस्थिति में बदलाव आता है, लेकिन समय लगता है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा धीरे होती है, बदलाव बहुत धीरे आता है कुछ चीज़ों को लेकर। मैम मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी लाइन है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत जल्दी डिसीजन लेने चाहिए, और टाइम वेस्ट होना इसमें ऐसा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में तो ऐसा लगता है कि शायद अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करी जाए तो वो बोलेंगे कि स्कूल हटा दो, इनकी जगह भी मंदिर ही बना दो। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना तो मुझे बहुत एक टाइम वेस्ट सा लगता है। तो आप बताओ कि जैसे कि अगर एनजीओज़ में अगर कोई कर सकता है किसी तरह हेल्प या कैसे, तो उसका क्या रास्ता है और कैसे कर सकते हैं? देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलीजन। आप मेरा एक हमेशा से मानना है, पर्सनल भी अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये चीज़ मैं आज आपके पॉडकास्ट में नहीं बोल रही, जो मुझे लोग जानते हैं वो सब जानते हैं, मुझे लगता है धर्म पूरी तरह से एक प्राइवेट चीज़ है। आप अपनी चार दीवारी के अंदर चाहे अल्लाह को पूजो, चाहे राम को पूजो, आपकी मर्ज़ी है। मतलब मेरा मानना है, और मैं इसे पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो भी करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म पूरी तरह से आपका निजी मामला है। तो लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि बदलाव सिर्फ शिक्षा लेकर आती है और तरक्की सिर्फ शिक्षा से होती है। मतलब लोगों का भी काफ़ी रोल है, सिर्फ सरकार पे अगर हम डाल दें सारी बातें तो ये गलत है, आप ये कहना चाह रहे हो? सरकार भी तो लोग ही बनाते हैं। अच्छा मैम, एनजीओज़ का मैंने देखा कि काम तो कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं इस चीज़ को मैं भी एग्री करता हूँ कि एनजीओज़ काफ़ी खर्चा करते हैं स्कूल्स में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने में हो, चाहे वो लैपटॉप्स या कोई भी चीज़ स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने में हो। लेकिन एनजीओज़ को डोनेशन जो है वो सिर्फ प्राइवेट फर्म से ही आता है, जैसे कि कॉरपोरेट्स हो गए। तो आप इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि एनजीओज़ को किस तरीके से हेल्प मिल सकती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो मंदिरों के साथ साथ बच्चों के भी भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित हैं और हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो क्या एक तरीका है या क्या एक वे आउट है इस चीज़ का? देखो, अगर मैं एनजीओ की बात करूँ तो एनजीओज़ को लोग ना ज़्यादा जानते भी नहीं कि एनजीओ होता क्या है। सिटी एरियाज़ में तो फिर भी जानते हैं। अगर आप किसी गांव के एरिया में बोलोगे कि जैसे बहुत आप रूरल चले जाओ कि भाई एनजीओ ऐसे एनजीओ काम करता है, तो बहुत कम जगह तक, गाँव तक बहुत कम एनजीओज़ पहुँचे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके पास इतना फंड नहीं होता, क्योंकि सिटी में चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। जो सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम वाला इशू, उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है फंड, कि भाई वो हर जगह तक पहुंच पाए ऑब्वियसली। तो उसके लिए अब हर कोई मंदिरों में दान करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इस चीज़ में अगर समाज थोड़ा सा बदलाव ये भी ले आए कि जो एनजीओज़ वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन के फील्ड में लगा लो या किसी हेल्थ सेक्टर में लगा लो, तो वो उनको भी डोनेट करना शुरू कर दें, तो इससे एक बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले टाइम में देखेंगे। जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसका अपना एनजीओ है, उसके एनजीओ का नेम है रूपसम ट्रस्ट। तो अब उनके साथ इशू क्या है कि उनको फंड्स के बहुत इश्यूज़ है अभी, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन जब आप शहर में रहो या गांव में कहीं भी रहो, आपकी फैमिली के खर्चे तो होते ही हैं और वो आपको करने ही करने हैं। तो अब वहाँ पे और आपको चैरिटी भी करना है और आपको उन चीज़ों को स्मूथली चलाना है, लेकिन जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आता है तो पीपल ट्रस्ट नहीं करते उनके ऊपर। ये रहता ही हमारे साथ भी है, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। तो जैसे शी वाज सेइंग यार दैट कि फंड्स में बहुत इशू आ रहे हैं, तो उसका रीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि समाज को ना, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एनजीओज़ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो जैसे हम मंदिर में डोनेट करते हैं, तो ऐसे ही अगर हम वहाँ भी डोनेट करने का सोचें तो कहीं ना कहीं समाज की जो तरक्की है उसमें और थोड़ा स्पीड आ सकती है। तो लोगों को ये समझना होगा, हम मंदिर जाते हैं 20-50 रुपये डाल आते हैं एक ही बार में। 50 रुपये तो आजकल हर कोई डालता ही डालता है, एक बार मंदिर चला गया, तो क्यों ना उस जगह भी हम डोनेट करना शुरू करें, वहाँ से तो आपको रिसिप्ट भी मिलता है, ठीक है। मंदिर तो बहुत कम ऐसे हैं जो आपको रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पहल में भी समाज को आना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आम लोगों से कि आप एनजीओज़ की भी हेल्प करके, और मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपको
पुण्य ही कमाना है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को हम ठेस पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसके कई रास्ते हैं। देख ले, बच्चों के भविष्य के लिए भी आप मददगार साबित हो सकती है आपकी हेल्प। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई एनजीओ है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो ठीक है, अच्छा काम कर रही है, तो एनजीओज़ को भी आप पैसे डोनेट कर सकते हैं। और ये भी एक माध्यम है लोगों की सहायता करने का। जैसा कि मैम ने अभी रूपसम ट्रस्ट के बारे में बताया, मैंने भी देखा है कि इनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की थोड़ी शॉर्टेज है। तो अगर आप इनकी सहायता किसी भी माध्यम से कर सकते हैं तो मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अगर चाहें किसी भी तरह से सहायता करना तो आप कर सकते हैं। चलिए मैम, इस वीडियो का अंत करते हैं और आखिर में बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल पे छाप छोड़ जाते हैं। वैसे तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, ये सवाल अजीब भी हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे दिल में उतर जाते हैं। तो ऐसा कोई नाम आप लेना चाहो या कोई फेवरेट स्टूडेंट आपका जिसके बारे में बताना चाहो? देखिए, एक टीचर का हर वो बच्चा फेवरेट होता है जो उसकी बात मानता है और पढ़ाई करता है। वैसे तो हर एक ही फेवरेट होता है, क्योंकि हर बच्चे को, जो बच्चा थोड़ा नहीं मान रहा होता तो उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो बच्चे मान जाते हैं। लेकिन कुछ फिर भी ऐसे होते हैं जो आप सोचते भी नहीं वो आपके लिए कर देते हैं। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है आकांक्षा, ठीक है, उन्होंने एक मदर फिगर की तरह मुझे माना। उसके बाद एक बच्ची ने, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, रुमाल के ऊपर कढ़ाई करके मेरा नाम लिख के लाई। ऐसा भी हुआ है। कुछ बच्चों ने लाइंस लिखी मेरे लिए, एक मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली भी हुई है, जो उसने पर्टिकुलर मेरा नाम लेके लिखा हुआ। तो ये सब तो चलता ही रहता है। बच्चा अपना इतने मेहनत कर करके, मतलब जो ऐसी ऐसी चीज़ें, क्रिएटिविटी जहाँ पे आप बिल्कुल ही बच्चा अलग सोचता है। देखो, कार्ड्स वार्ड्स तो बहुत बच्चे बनाते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से सोचना, तो लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम बच्चों के दिल में मतलब सम्मान तो रखते हैं। मैम, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक का नाम धर्मवीर है और एक का सोनू है। और मैं आप उनको बताता हूँ कि उनकी लाइफ कैसी है, फिर भी वो इतने अच्छे हैं पढ़ाई में। जो सोनू है वो रूम रेंट पे लेके रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, पढ़ाई करता है, और जो आपने बताया था बुनियाद एक एग्ज़ाम होता है, उसको भी उसने क्रैक किया। दूसरा है एक धर्मवीर, वो अपनी अर्निंग के लिए एक जनरल स्टोर पे काम करता है, और उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ या कई बार ऐसा आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करी है कि जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मेरे दिल में तो ये बच्चे ऐसे हैं कि मेरे अपने बच्चे हों। देखो, जैसे एक जो टीचर पूरी ज़िंदगी कमाता है ना, पैसों से ज़्यादा वो सम्मान कमाता है। ये मेरे को किसी ने ना बोला था कि आप, एक टीचर नहीं बोला था, बड़े बुजुर्ग ने, कि टीचर के काम कभी रुकते नहीं है। ये उन्होंने बहुत सही बोला था। वो मतलब अपनी रिटायरमेंट की एज में थे, गवर्नमेंट स्कूल में ही, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि टीचर्स के काम कभी नहीं रुकते। वो रीज़न क्या होता है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स के दिल में सम्मान होता है। मैम, जो ट्रस्ट का नाम आपने बताया कि रूपसम ट्रस्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, जो मेरी फ्रेंड का ट्रस्ट है रूपसम ट्रस्ट, वो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्लम एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी एक सोच के साथ शुरुआत करी है। एक्चुअली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना मेन टॉपिक रखा है काम के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एआई बहुत बूस्ट कर रहा है। ठीक है, वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय एआई। आज के टाइम में तो आप जैसे वीडियो का थंबनेल भी एआई से बन जाता है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ ऑन अ पेपर और विद द हेल्प ऑफ एआई आपको उसका थंबनेल मिल जाएगा। तो अब स्टिल अभी भी हमारे यहाँ पे एआई फील्ड में इतने, मतलब इतने अच्छे हमारे यहाँ इंजीनियर्स नहीं है। द रीज़न इज़ कि छोटे लेवल पे उनको कोडिंग का इतना अच्छा क्लासेस नहीं मिलता है। जो स्कूल्स है, इवन प्राइवेट स्कूल्स भी ना, उनका भी अगर हम आप कंटेंट देखो, सिलेबस देखो, तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ एक टॉपिक, मेरे को तो समझ भी नहीं आती प्राइवेट स्कूल्स की जो कंप्यूटर्स की बुक है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक टॉपिक MS ऑफिस का ले लिया, एक टॉपिक कहीं से उठा के किसी दूसरे टॉपिक का ले लिया, तो वहाँ पे बच्चा किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाता। मतलब पुराना वाला सिस्टम चल रहा है, जैसे हाँ, कंप्यूटर सिखाया जाता था, वर्ड एक्सेल हमारे टाइम में। वो धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जैसे, और ऐसा है 6th क्लास में बच्चे ने मान लो एक पाइथन का टॉपिक पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो वो 7th में जा रहा है तो फिर उसको पाइथन का कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई और ही बुक आ गई है। मतलब एक तरीके से तरीका तो ये है कि बच्चा पढ़ रहा है 3rd 4th से कोडिंग पढ़ रहा है, तो कोडिंग पढ़ता चलता है। वो बहुत कम स्कूल फॉलो कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत कम है जो एक तरीके से बहुत अच्छे पैटर्न में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर, मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही। तो वहाँ पे उस गैप को उन्होंने समझा, और उन्होंने समझा यार हमें इस तरीके से शुरुआत करना है। उसका कहना यही था कि हमारा लक्ष्य भी सिर्फ यही है
कि हम जिन बच्चों को इनिशियल लेवल से कोडिंग सिखाना शुरू करें उन्हीं बच्चों के साथ पूरी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि बीच में उन बच्चों को छोड़ दिया और बच्चे वो कर लिए, क्योंकि इम्पैक्ट तब आएगा जब अच्छे से काम होगा, चाहे वो एक छोटे नंबर पे ही हो। वी वॉन्ट इम्पैक्ट। नहीं मैम, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हो ये बात, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तो कदम से कदम मिला के चलना ही पड़ेगा बच्चों को। पहले भी गवर्नमेंट, आजकल कहीं भी कंप्यूटर के बिना तो लाइफ है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी महंगा भी तो होता है, तो उसके लिए फॉर दैट दे वॉन्ट सपोर्ट, क्योंकि आपको सिस्टम चाहिए, ओके, आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो दैट वी वांट दैट पीपल शुड कम अहेड टू हेल्प देम। तो जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने सिस्टम को अच्छे से डिफेंड किया, तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सिस्टम इतना अच्छा होता, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे होते, तो सिर्फ गरीब तबके का या मजबूर आदमी ही स्कूल्स में अपने बच्चों को ना भेजता। सिस्टम को बदलाव की ज़रूरत है, गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ज़्यादा बदलाव की और बहुत जल्द बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन मैम की एक बात को मैं एग्री करता हूँ कि समाज का भी एक अहम रोल बनता है, सोसाइटी का भी एक क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटरमेंट में। तो समाज की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका रिव्यू लेना या वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक कच्ची उम्र होती है जिसमें बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी की कमियाँ निकालना या लोगों में खामियाँ बताना नहीं था, सिर्फ ये लोगों तक पहुँचाना था कि एजुकेशन जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है लाइफ में, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज होती है। बच्चों की उम्र छोटी होती है जिसमें उनको सारी ज़िंदगी एजुकेशन के बेस पे ही बितानी है। तो एजुकेशन में हम सब लोग हैं जो एक साथ सहायता कर सकते हैं। किसी एक को ब्लेम करना एक तरह से गलत भी हो सकता है। तो जिसकी जो जिम्मेवारी बनती है अगर वो अच्छे से निभाएगा तो शायद हमारी सिचुएशन जो आज है वो कल कुछ और होगी, आज से बेहतर होगी। अगर आप किसी भी तरह से सहायता करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं एजुकेशन लाइन में, तो आप एनजीओज़ के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प में अमाउंट मैटर नहीं करती, छोटी बड़ी कितनी भी सहायता ही माननी चाहती है। तो एक एनजीओ जिसका हमने नाम लिया रूपसम ट्रस्ट, उसमें भी आप डोनेट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और आज का पॉडकास्ट एजुकेशन के ऊपर था, और इसलिए था कि समाज में एक जागरूकता आए, एक पॉजिटिविटी आए एजुकेशन को लेकर और उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर। आज के पॉडकास्ट का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और पॉडकास्ट में, और ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर, ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके।